शोधार्थियों, क्योंकि कहना जरूरी है, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं पंखुरी सिन्हा जी के साथ हूँ। साथियों, जैसी मेरी अपने आप से ही कमिटमेंट है कि देश भर से जो रचनाएं कद्दावर हैं, जो रचनाएं कालजयी होंगी, जो रचनाएं आगे विमर्शों में इजाफा करेंगी, अपने शोधार्थियों के लिए उन रचनाओं को लेकर आती रहूंगी। आज हम मुजफ्फरपुर बिहार भारत में जन्मी पंखुरी सिन्हा के दरअसल उन कविताओं की यात्रा करेंगे, उनकी रचना धर्मिता के साथ उनकी रचनाओं की जांच पड़ताल करते हुए उनकी कवि कर्म और कवि धर्म को जांचेंगे, परखेंगे और शोधार्थियों समसामयिक तमाम कवियों के साथ उनकी कविताओं की तुलना भी करेंगे। इन कविताओं में एक नए तरह का विमर्श मुझे मिला। दरअसल पंखुरी सिन्हा कथाकार के रूप में जानी जाती हैं। समय समय पर कविता लिखती रही हैं। ककहरा नाम का इनका कविता संग्रह आ चुका है। कोई भी दिन, किस्सा-ए कोहनूर, ये दोनों इनके कविता कहानी संग्रह हैं। इन्हें गिरजा कुमार माथुर सम्मान मिल चुका है 1995 में। शैलेश मटियानी कथा सम्मान मिल चुका है 2007 में। चित्रा कुमार पुरस्कार 2007 में। पंखुरी न्यूयॉर्क में एक टेलीविज़न चैनल में भी कार्यरत रहीं। कविता और कहानी दोनों ही विधाओं में इनकी समान रूप से पकड़ है। पंखुरी सिन्हा का नाम आज हम कविता जगत में भी बहुत चर्चित और लोकप्रिय जानते मानते हैं। अपनी कविताओं में एक अलग तरह के तेवर और मिजाज के कारण पंखुरी सिन्हा पहचानी जाती हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति है, प्रेम है, स्त्री है और वो एकदम अपने नए रूप में, नए बिंब में, नई छवि के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पंखुरी सिन्हा का हाल ही में चौथा काव्य संग्रह ओसिल सुबहें भी प्रकाशित हुआ। बिहार की युवा लेखिका हैं। इनकी इनकी 2 हिंदी कथा संग्रह ज्ञानपीठ से और 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। शोधार्थियों, ये अंग्रेजी कविता भी लिखती हैं और अंग्रेजी कविता संग्रह भी इनका प्रकाशित है। इनकी कई किताबें भी प्रकाशनाधीन हैं। कई संग्रहों में इनकी रचनाएं संकलित हैं। कई सम्मान और पुरस्कार जीत चुकी हैं। आज मैं इनकी रचनात्मक यात्रा में आपको सहयात्री बनाऊंगी। इनकी कविता के लिए राजस्थान पत्रिका का 2016 का पहला पुरस्कार मिल चुका है। कुमुद टिक्कू कथा पुरस्कार मिल चुका है। 2020 में मथुरा कुमार गुंजन स्मृति पुरस्कार मिल चुका है 2019 में और प्रतिलिपि कविता सम्मान 2018 में। राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड 2013 में। इनके पहले ही कहानी संग्रह कोई भी दिन को 2007 में चित्रा कुमार शैलेश मटियानी, जैसा मैंने आपको बताया, सम्मान मिल चुका है। कोबरा गॉड एट मर्सी एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लेखन कर चुकी हैं। 1998 और 99 के UGC फिल्म महोत्सव में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। शोधार्थियों, एक नया मौन, एक नया उद्घोष इनकी कविता पर 1995 पर गिरजा कुमार माथुर स्मृति सम्मान पुरस्कार मिला। 1993 में CBSE बोर्ड 12वीं कक्षा में हिंदी में सर्वोच्च अंक पाने के लिए इन्हें भारत गौरव सम्मान तक मिल चुका है। अंग्रेजी लेखन के लिए रूस, रोमानिया, इटली और नाइजीरिया द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। इटली की कविता प्रतियोगिता में इन्हें चौथे कविता संग्रह ओसिल सुबहें को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कविताओं का देश और दुनिया की 24 से अधिक भाषाओं में ये अनुवाद इनका हो चुका है। ज़्यादा अधिक पंखुरी सिन्हा की औपचारिक परिचय न देते हुए शोधार्थियों, आप इनसे परिचित हों, इनकी कविताओं से परिचित हों बेहतर है, क्योंकि हमारे इस चैनल का ये प्रारूप भी रहा है कि रचनाकार तो महत्वपूर्ण है ही, पर दरअसल रचनाकार से भी बड़ी उसकी रचनाएं होती हैं। उसकी रचनाओं का उल्लेख बार बार किया जाना चाहिए। उसकी रचनाओं में रचनाकार को देखने और तलाशने की कोशिश और मुहिम जारी रहेगी। शोधार्थियों, मेरी पसंद की पहली कविता है हमारी तकलीफ़ों की रिपोर्ट। पंखुरी लिखती हैं, जिन तकलीफ़ों की रिपोर्ट लिखवाई हमने, क्या हुआ उनका? फाइल बनकर रह गई। रिपोर्ट हमारी खाली खबरें आती रहीं। उन खबरों में कि बचा है कितना काम पुलिस के पास और कितनी महिलाएं गायब हैं।
कहीं कोई आंकड़ा नहीं, अगर है तो कोई पता नहीं, कोई तहकीकात नहीं, फिर कहते हैं हमारे पास बेरोजगारी है। कोई नौकरी नहीं तो आखिर पुलिस में और बहाली क्यों नहीं? पंखुरी का सवाल बहुत जायज है। महिला के अधिकारों को लेकर, महिला की सुरक्षा को लेकर पंखुरी चिंतित हैं। और शोधार्थियों, एक दूरदर्शी रचनाकार अपने आर पार, अपने समय के आर पार देखता है, और बहुत दूर तक जब उसकी निगाहें जाती हैं तो वो स्त्री जो इस समाज की केंद्रीय धुरी है, अगर वह सुरक्षित और सम्मानित नहीं है, अगर उसके निजत्व को खतरा है और उसको संकट है, तो इस तरह की देश में, समाज में जहां स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, ये नारा और ये इश्तहार की बेरोजगारी बहुत है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्यों न पंखुरी एक सुझाव देती हैं अपनी ओर से अपनी कविताओं में कि इतनी बेरोजगारी है तो इनकी नौकरियां और बहाल की जाएं और जगह जगह इन्हें मुस्तैद किया जाए स्त्री के अधिकारों और स्त्री के निजत्व और उसकी सुरक्षा के लिए। बेहद लाजिम और बेहद जायज़ सवाल के साथ पंखुरी अपनी कविता में मुखर होती हैं। दूसरी कविता है उम्र। जैसे सुबह उठकर कोई शीशे में देखे कि कुछ बाल कनपटी पर सफ़ेद हो गए हैं, कि एक रेखा खिंचती है गालों में अब हंसने पर, वैसे सुबह उठकर लड़की ने शीशे में देखा कि अब वह बिल्कुल प्यार नहीं करती उस आदमी से जिसके साथ उसका तथा कथित प्यार का रिश्ता है, और जिंदगी उसके लिए आसान हो गई। जिंदगी उसके लिए आसान हो गई। आती जाती वक्त एक तय मुस्कुराहट, रात का एक सुदीर्घ चुंबन और हस्ताक्षर, ढेर सारे हस्ताक्षर, ढेर सारे कागजों पर वही तय हस्ताक्षर, बैंक के, दफ्तर के, हॉस्पिटल के, टैक्स के, बच्चों के स्कूल के कागजों पर हस्ताक्षर करते हुए एक दिन लड़की ने जाना, जिंदगी प्यार नहीं, जिंदगी व्यवस्था है। पंखुरी की कविताएं बहुत धीर, बहुत गंभीर कविताएं हैं शोधार्थियों। वे निश्चित तौर पर एक जिस कंटेंट को देती हैं, जिस विषय को चुनती हैं, उस पर लगातार कोई ना कोई सवाल अपनी पैनी नज़र से उस सवाल को न केवल देखती हैं, शिनाख्त करती हैं, बल्कि चिन्हित करती हैं और आपको देखने के लिए मजबूर करती हैं कि यथावत जीते रहने में, यथास्थिति में बने रहने में, आदतन जीते जाने, जैसे जैसे हस्ताक्षर आदतन वह कर रही है तमाम कागज़ों पर, फिर वो बैंक हो, दफ्तर हो, हॉस्पिटल हो, टैक्स हो, उन कागज़ों पर जिस तरह वह हस्ताक्षर कर रही है, उसी तरह से वो प्रेम, परवाह और संबंधों को निर्वाह कर रही है। उसी तरह से वो जो बहुत निजी उसका आवर्त है, जो उसका कंफर्ट जोन है, वहाँ भी वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है। और आदतन प्रेम किए जाना, आदतन एक उम्र के पड़ाव को पार करते हुए वो लगातार खुद के मंथन में है, खुद की शिनाख्त करती है कि एक लंबी उम्र गुजारने के बाद जीवन का जो अनुभव बटोरा मैंने, उसमें मैंने यही पाया कि हम बस जिए जा रहे हैं। हम अपने आदतों में शुमार, संबंधों का निर्वाह, घर परिवार, समाज के प्रति जिम्मेदारी, ये उम्र के इस पड़ाव पर जैसे जैसे हमें एक स्थिरता पानी थी, जैसे जैसे हमें हमारे कई सवालों के जवाब हमें मिल जाने चाहिए थे, पंखुरी चिंतित हैं कि वे सवाल अब भी निरुत्तरित हैं और हम आदतन उस उम्र के पड़ाव को, उस रेखा को पार करते जा रहे हैं कि वो बालों में सफ़ेदी, कनपटी के पास सफ़ेदी ज़रूर आ गई है, या चेहरे पर थोड़ी सी अनुभव की, परिपक्वता की झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन वे अनुभव क्या सचमुच सींचे गए? क्या वे संतुष्ट हुए? क्या उन्हें तृप्ति मिली? क्या संवेदनात्मक धरातल पर हमारी स्मृतियों ने, हमारे संवेदन ने हम में कुछ भी इजाफा किया? और यदि नहीं किया तो पंखुरी कहती हैं जैसे आदतन हस्ताक्षर हम करते रहे किसी एक पुरुष से या अपने संबंधों में, अपने निजी संबंधों में, हम बस जीवन का निर्वाह करते रहे। तो पंखुरी की जो विमेन ओरिएंटेड कविताएं हैं, जहाँ स्त्रियां हैं,
वहाँ एक अलग तरह की छटपटाहट शोधार्थियों आपको देखने को मिलेगी। एक प्रबुद्ध कवि की तरह पंखुरी सवाल लगातार करती हैं और उनके प्रश्नों को शोधार्थियों नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल ये केवल पंखुरी का सवाल नहीं है, ये उन तमाम जो पंखुरी जैसियां हैं, यानी केवल वो अपने लिए सवाल नहीं करती, अपने जैसियों के लिए करती हैं। हम सभी स्त्रियों के लिए वे सवाल उठाकर आपके सामने रूबरू कर देती हैं। और जो कुछ भी और जो लोग भी इस रचना कर्म में, रचना धर्म में शामिल हैं, जो इस जद्दोजहद में फाइटर की तरह जिंदगी जी रहे हैं, उन सब के लिए पंखुरी दरअसल मुखर होती हैं। तीसरी कविता है रीते रीते मौसम में। उम्मीदों के गुजर जाने के मौसम में यहाँ वहाँ दोबारा छला गया उसे, हर किस्म की कोशिश में। जहाँ मुकम्मल होने थे सारे सपने, वहाँ दोबारा नकारा गया उन्हें। वहाँ मुड़कर देखते हुए दोबारा सब कुछ को, बड़ी बड़ी दुकानों को, जिनके इर्द गिर्द बुने गए हजारों जाले सपनों के, युद्ध के, हिंसा के, वहाँ मुड़कर देखना सब कुछ को। भयानक शीतलहरी के बाद की धूप में जिन्होंने किया हो सूरज के यूं निकलने का इंतजार, वो कर सकते हैं सवाल। भयानक शीतलहरी के बाद की धूप में जिन्होंने किया हो सूरज के यूं निकलने का इंतजार, वे कर सकते हैं सवाल। लेकिन गूंजता है खालीपन सवाल का एक भयानक नरसंहार के बाद। पंखुरी गवाह बनती है शोधार्थियों अपने समय के इस क्रूर चक्र के, इस आसपास खिंचे हुए तिलस्म के, इस भयानक अराजक व्यवस्था की, और जहाँ सब तरफ क्रूर अमानवीय ताकतें मुँह उठा रही हैं, हमें निरुत्तरित कर रही हैं, हमें मौन किए दे रही हैं, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारी सोच विवेक की आज़ादी, हमारे आपसी मेल मिलाप की आज़ादी सब खत्म हुए जा रही है। पंखुरी चिंतित हैं और अपनी कविता में उसी चिंता को लेकर आती हैं कि एक नरसंहार देखने के बाद, अराजक स्थितियों और परिवेश में रहने के बाद, जैसे सूर्य का इंतजार होता है, जैसे ओज का, तेज का, प्रकाश का, एक घुप अंधेरे में रोशनी का इंतजार किया जाता है, पंखुरी कहती हैं बेसबब हम सब ने इंतज़ार किया और हम गवाह हैं, हम साक्षी हैं उस समय के। वस्तुतः इस पूरे जो ये ध्वंस होता रहा लगातार, पंखुरी कहती हैं कि मैंने इन आँखों से उसे देखा, जाना और समझा, अपने आस पास को भांप लिया, सूंघ लिया। और क्योंकि वो सक्रिय हैं, सचेतन हैं, क्योंकि वे अधिक संवेदनशील हैं, रचनात्मक हैं, और रचनाकार अपने आस पास को नकार नहीं सकता, तो वो जब मुखर नहीं होने पा रहा है, उस पर जब बंदिशें हैं, उसे जब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल रही है, उस पर तमाम तरह की पाबंदियां हो रही, तो पंखुरी इसके लिए चिंतित है कि इतिहास और वर्तमान में अगर ऐसी स्थितियां रहीं तो भविष्य उस प्रकाश को, उस सूर्य को की प्रतीक्षा करता ही रह जाएगा। वो सूर्योदय कब होगा। एक और कविता, हजार द्वारी कविताएं। बहुत बचाया उसे मैंने, पर जिद्दी अल्हड़ प्यार में पागल लड़की की तरह वह उलझी रही कठिन दुरूह बिंबों में। कविता की बात हो रही है। बहुत बचाया उसे मैंने, पर जिद्दी अल्हड़ प्यार में पागल लड़की की तरह वह उलझी रही कठिन दुरूह बिंबों में, जिससे किस्सा था एक समूची व्यवस्था के पतन का, जिसमें किस्सा था एक समूची व्यवस्था के पतन का, सभ्यता के भी पतन का, कुछ मूल्यों के ह्रास का, कुछ चिंतनशील मनस्वी तेजस्वी बुद्धिमती बनती जवान होती लड़की की तरह वह उलझी रही। कुछ चिंतनशील मनस्वी तेजस्वी बुद्धिमती बनती जवान होती लड़की की तरह वह उलझी रही अनेकार्थी बहुलार्थी के खेल में। शोधार्थी भी बनती वह हजार द्वार खोलने लगी, बनने लगी हजार द्वारी सप्तवर्णा तापसी भी। वह मेरी बेटी नहीं, वह मेरी बेटी नहीं, मेरी कविता थी, उसे लड़ियों में पिरोते प्रसव पीड़ा नहीं, हृदय विदारक दर्द था। साथियों,
पंखुरी यह तो स्वीकार करती हैं कि रचना धर्म जो है वो प्रसव पीड़ा से कम नहीं। रचनात्मक होना दरअसल जिम्मेदार होना है। रचनात्मक होना दरअसल जवाबदेह होना है। लेकिन इस रचनात्मक पीड़ा में भी वो जो लगातार सृजनशील है, और वो जो कविता उसे मथे जा रही है, उसे लगातार बेचैन कर रही है, वो अजन्मी कविता जो भीतर की छटपटाहट में उसके भीतर एक आंदोलन मचाए हुए है, एक उलट पुलट, एक उथल पुथल मचाए हुए है। पंखुरी कहती हैं कि वह बार बार आने को है, बेचैन है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, वह जन्म लेना चाहती है, लेकिन वह लगातार जूझ रही है, कभी इस समूची व्यवस्था के पतन के साथ, सभ्यता के पतन के साथ, मूल्यों के ह्रास के साथ। दरअसल वो इन अपने समय से पहले जवान हो गई है, समय से पहले गंभीर हो गई है, परिपक्व हो गई है। इतनी आपाधापी उसने देखी, इतनी उठापटक उसने देखी कि मेरी वो कविता प्रौढ़ होती जा रही है भीतर ही, और वो जन्म लेने से पहले ही इतनी बेकल, इतनी प्रश्नाकुल, इतनी बेचैन है कि वो इन सारी चीज़ों की एक साथ गवाही देते हुए, इन सारी चीज़ों को एक साथ साक्ष्य बनते हुए दरअसल अपने को एक क्या कह सकते हैं, शेल में, एक जबरदस्त आवरण में बांध कर अब बंधी भी है और छूटना भी चाहती है। यही बेबस होना हुआ। तो पंखुरी उसकी बेबसी देख रही हैं और कहती हैं, ये मेरी बेटी नहीं, संततियों का जन्म देना, संततियों को पालना, संततियों को आगे बढ़ाना, ये फिर एक थोड़ा आसान काम है तुलना में। लेकिन वह कविता जो प्रश्नाकुल है, जो व्याकुल है, जो बेचैन है, और जो लगातार इन सारी चीज़ों को की गवाह बन रही है, साक्ष्य बन रही है, वो धीरे धीरे भीतर इस पीड़ा में बड़ी होती जा रही, प्रौढ़ होती जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा धीर गंभीर होती जा रही है। और धीर गंभीर होना मतलब जैसे जैसे हम सयाने होते हैं, हमारा बचपना, हमारा मुखर होना, हमारा चपल होना, हमारा हंसना बोलना, शीघ्रता से घुल मिल जाना खत्म होने लगता है, दूरियां सिमटने लगती हैं और हम एकाकी होने लगते हैं। पंखुरी दरअसल उस आइसोलेशन की बात कर रही हैं यहाँ, उस एलियनेशन की बात कर रही हैं यहाँ। बेहतरीन कविता है साथियों। अगली कविता है नानी की निमकी। ये कविता मुझे विशेष पसंद आई शुद्धार्थियों। निमकी हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत में समूचे नींबू को घिसकर नमक के पानी में डाल दिया जाता है कांच के मर्तबान में, और लंबे समय तक सूरज की आंच के नीचे तपाया जाता है, और वो कई बार औषधि का काम करता है। वही एकमात्र ऐसा अचार है जो हमारे आचार व्यवहार को, हमारे संस्कार को पोषित करता है। वही एकमात्र ऐसा सुपाच्य हमारे घरों में, हमारी थालियों में उस खाद्य वस्तु के रूप में है जिसकी मनाही कभी नहीं होती। सर्दी, जुखाम, बुखार, आप किसी भी स्थिति में हो, आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप घर में हैं, आप घर के बाहर हैं, सब जगह आपकी संस्कृति को, आपके माँ और आपकी दादी और कई पीढ़ियों का उसमें जो रचा बसा प्यार बनुहार होता है, उस निमकी की बात, जो नमक होता है, जो लावण्य होता है, जो कशिश होती है, जो खिंचाव होता है, एक छोटी सी निमकी पर इतनी अच्छी बेहतरीन कविता पंखुरी ने रची है। शुद्धार्थियों, आप भी ध्यान से सुने और फिर हम इस पर बात करते हैं। निमकी से ज्यादा हो जब नमक खाने की चाह, ऐसी तेज हो नमक खाने की चाह, कुछ प्यास जैसी जरूरत बन जाए, उत्कंठा, आकांक्षा, तीव्र इच्छा, प्रेमी के दर्शन से इतर की बात। सोचिए, मतलब वो खिंचाव जो है वो इस लोक का है ही नहीं, वो कुछ कहीं दूर आध्यात्म की बात करती हैं।
कुछ प्यास जैसी जरूरत बन जाए, उत्कंठा, आकांक्षा, तीव्र इच्छा, प्रेमी के दर्शन से इतर की बात, चुंबनों के बिंब से परे की बात, किसी को चाहने से फर्क बात, जब होठों को याद आए केवल नमक का स्वाद। निमकी हो ऐसी थकान, ऐसी हो पदयात्रा कोई, न विराम लेने दे न आराम। दांडी से मार्च की यात्रा को रथ यात्रा नहीं, धर्म का ध्वज नहीं, इमारतों की लड़ाई नहीं, न जमीन की बस ये अकेले ही लड़ाई, ये बौद्धिक सी खिलाफत यूं उजाड़ दिए जाने की। मौसम के थपेड़ों में पैदल शून्य से बहुत कम के तापमान में 35 डिग्री 38 40 तक में, पश्चिमी कनाडा की न्यूनतम डिग्री की ठंड भी, दिल्ली के 40 डिग्री का ताप भी, दिल्ली के 40 डिग्री का ताप भी, गर्मी उसकी प्रचंड उद्दंड झेल जाए, ऐसी यात्रा पाती नहीं जैसे जो आश्रय कोई हो नहीं कहीं जैसे प्रश्रय कोई हो, जैसे कोई बहुत देर से यात्रा में हो केवल और कहीं नहीं। मतलब कहीं विराम नहीं मिल रहा, कोई पड़ाव नहीं मिल रहा, यात्री है, सतत यात्री। जैसे बहुत देर से यात्रा में ही हो केवल और कहीं नहीं, और बस बहुत थकान हो केवल, भोजन दुर्लभ भी हो, खाने पर ताने भी, कुछ वेलफेयर की राजनीति हो, उससे पहले ससुराली कि हो नहीं तुम भाग्यशाली, हो तो कर दिखाओ, बसा कर जिंदगी अपनी, साबित कर भाग्य, जबकि हम कोसते हैं दिल मसोसते हैं, नमक मत मांगो, जमाना सब कुछ के मिश्रण का है, जमाना मिश्रित स्वाद का है, जमाना नमक चीनी के साथ का है, जमाना अजीनो मोटो का। देश अखबार में उस पर लेख भी हों, पर मॉल में इसका इस्तेमाल है बेधड़क और बेखौफ। इन फूड स्टॉल्स के आगे की लाइन कुछ कहती है, बस दे नहीं पाती। आप देख रहे पूरा मेट्रोपॉलिटन घूमकर आती हैं पंखुरी, देश विदेश घूमकर आती हैं पंखुरी, तरह तरह के भिन्न भिन्न स्वाद चख कर आती हैं पंखुरी, हर रस रंग गंध को जी कर आती हैं पंखुरी। मतलब इंद्रियों का हर स्वाद लेकर आती हैं पंखुरी, और बेधड़क होकर बेखौफ होकर कहती हैं कि उन फूड स्टॉल्स में मुझे वो नहीं मिला, क्या बस दे नहीं पाती उसे सादे से घरेलू छौंक का शुद्ध नमकीन स्वाद। और जबकि बात यह नहीं थी कि बनाना था अपना नमक, अलग दांव पेच थे इस भूमंडलीय युग के, और बहुत वर्जित था नमक से टांस खाना। गर्मी की मार बढ़ रही थी और जरूरी था इन बातों पर सेमिनार कि बढ़ते रक्तचाप की क्या वजहें थी। बस नींबू के समूचे छिलके को घिस कर और फेंक कर उसका लेमन जेस्ट और नमक के सिरके में बनाती थी मेरी नानी निमकी। अभी भी तरोताजा कर जाती है नींबू के फूलों की खुशबू की तरह। दरअसल पंखुरी धर्मा तमाम स्त्री कवि जो हैं, वे दरअसल अपने अतीत में लौट जाती हैं, अपने बचपने में लौट जाती हैं, अपनी सुधियों में स्मृतियों में लौट जाती हैं, और वहीं से इनका संवेदनात्मक संसार समृद्ध होता है। और अपनी सुधियों में लौटकर वो नानी के हाथों की बनी हुई निमकी का स्वाद और ताजे नींबू की गंध जो आपको तरोताजा कर दे, हरा भरा कर दे, उर्वर कर दे, जो आपकी रोम रोम में समा जाए, रोमांच भर दे। तमाम शहर देश विदेश घूमने के बाद, तमाम महानगरों की स्वाद गंध लेने के बाद भी अपनी उस सुधि से, उस स्मृति से, उन अनुभवों से आज भी पंखुरी सराबोर हैं और उसको जीती हैं। बेहतरीन कविता है साथियों, बहुत शुक्रिया।